हेलो दोस्तों, सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बूथ में। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिए हैं, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखें। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि इस प्रैक्टिस सेट में आपको 20 नंबर की हिंदी के प्रश्न और 40 नंबर के उत्तराखंड के प्रश्न, 40 नंबर के जीके और जीएस के प्रश्न। तो दोस्तों, जैसा आपको क्या मिलता है, एग्ज़ाम पेपर मिलता है, सेम वैसे ही ये होने वाला है। तो दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, धुरंधर जलप्रपात किस नदी पर है। तो दोस्तों, जो धुरंधर जलप्रपात है वह आपका नर्मदा नदी पर है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये धुरंधर जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो यह है मध्य प्रदेश में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि 100 प्रश्न हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके आगामी एग्ज़ाम में डायरेक्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों की दिशा एवं गति मापक यंत्र है। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बादलों की दिशा एवं गति मापक यंत्र है, तो उसे कहा जाता है, बैरोमीटर भी नहीं कहा जाता है, एनीमीटर भी नहीं कहा जाता है और हाइग्रोमीटर भी नहीं कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, उसको जो कहा जाता है नेफ्रोस्कोप। तो जो नेफ्रोस्कोप होता है, नेफ्रोस्कोप, उससे क्या होता है, बादलों की दिशा एवं गति नापते हैं। दोस्तों, जो एनीमोमीटर होता है, एनीमोमीटर क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र में पवन की गति को नापता है। तो ये ध्यान में रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वह बादलों की दिशा पूछा गया आपसे, और यहाँ पर जो एनीमोमीटर है वह पवन की गति को नापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे स्क्रीन पर विंडोज़ को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आपने कंप्यूटर में देखा होगा, जो विंडोज़ है अगर हम उसको पूरे डिस्प्ले पे लाते हैं तो वह हम किससे करते हैं, तो वह करते हैं मैक्सिमाइज से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपी कमांड कहाँ सेव करते हैं। तो दोस्तों, जो कॉपी कमांड होता है यह क्लिप बोर्ड में सेव होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, जो पहले है यह 40 क्वेश्चन आपको जीके और जीएस के हैं, इसके बाद हिंदी, और फिर जो लास्ट में आपको 40 प्रश्न जो है उत्तराखंड के मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को कहा जाता है। तो दोस्तों, जो कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट है इसे कहा जाता है मॉडिफायर। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, कंप्यूटर के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखने हैं क्योंकि सेम क्वेश्चन ही आपका एग्ज़ाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश को डैश माना जाता है। दोस्तों, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, अगर हम उसमें कोई डेटा आंकड़ा डालते हैं या उसे कोई निर्देश देते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, उसे कहते हैं इनपुट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखना। GEM इक्वल टू NJ और Z दिया है, तो आपसे पूछा गया है कि KID क्या होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है। तो पहले आपको GEM लिख देना है यहाँ पर, ठीक है, और उनके नीचे नंबरिंग करनी है, उनके जो क्रमांक होते हैं उनको लिखना है। तो G का होता है 7 और E का होता है 5 और जो M होता है इसका होता है 13। और यहाँ पर हमें जो दूसरा उससे बन रहा है उसको लिखना है N, J और Z। दोस्तों, जो N है, N का होता है 14 और जो J है इसका होता है 10 और जो Z है इसका होता है 26। अब दोस्तों, इसमें देखो कि इनमें क्या संबंध बन रहा है। तो दोस्तों, जो इसका 7 है पहले और इसका क्या है 14, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये इसका क्या है, डबल है, ठीक है। 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, दुगना हो गया ना। 7 का हो गया 14 और जो 5 का 10 दुगना हो गया, और 13 का क्या हो गया 26, ये भी दुगना हो गया। तो इसका मतलब जो है दुगने हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको KID लेना है। तो KID, K का क्या होता है 11, I का होता है 9 और D का क्या हो जाएगा 4। तो दोस्तों, इसका क्या करना है, दुगना करना है। तो 11 का अगर हम दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, और 22 पे क्या आता है V आता है। N का दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा 18, 18 पे क्या आता है R आता है। तो दोस्तों, जो लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है वो होगा आपको VRH, यही बनना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्ष तना, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो दोस्तों जो वृक्ष है का पार्ट होता है तना, जो वृक्ष होता है उसका क्या होता है, एक पार्ट होता है तना, तो यह संबंध इसमें बन रहा है। दोस्तों जो शावक है बाग, तो इसका ये पार्ट नहीं होता है, तो ये गलत है। सड़क पटरी, तो सड़क में पटरी नहीं होती, तो इसका कोई हिस्सा नहीं होता है, तो ये भी गलत है। अधिकारी अधीनस्थ कर्मचारी, तो दोस्तों ये भी गलत है क्योंकि ये इसका कोई हिस्सा नहीं है। परंतु जो माइक्रोस्कोप और लेंस, माइक्रोस्कोप में लेंस होता है क्योंकि यह इसका हिस्सा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाप वृत्त, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है। तो दोस्तों जो चाप होता है, चाप क्या होता है, वृत्त जब हम बनाते हैं तो चाप से ही बनाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो चाप से क्या बनता है, वृत्त बनता है, ठीक है। और यहाँ पर हमें ऑप्शन में देखना है जो सीधी रेखा है, सीधी रेखा से त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर हम सीधी रेखा खींचेंगे ऐसे ही तो इससे त्रिभुज थोड़ी बनेगा, तो ये ऑप्शन गलत है। और दोस्तों जो ऑप्शन सी है वर्ग से चतुर्भुज, ठीक है, तो वर्ग तो ऐसा होता है, इसे चतुर्भुज थोड़ी बन जाएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। जो ऑप्शन बी दिख रहा है आपको रेखा से कोण, ठीक है, तो रेखा से कोण बनता है। अगर हम कोई रेखा ऐसे ले ले फिर एक रेखा ऐसे ले ले तो इनके बीच में क्या होगा, कोण बनेगा, तो ये सही है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि HIDE इक्वल टू 1440 तो वाइड क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं कि इसमें क्या करना है, आपको इनके बीच का संबंध निकालना है कि ये किस तरीके से बन रहा है। तो दोस्तों पहले जो HI, अगर आपको अल्फ़ाबेट दिखे तो सीधे उनकी नंबरिंग कर दो, वो वैसे ही होंगे। H का क्या होता है, H का होता है 8, इसका हो जाता है I का हो जाएगा 9, D का होगा 4 और E का होगा 5। तो दोस्तों यहाँ पर जो 8 9 4 5 है यह 1440 कैसे बना। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम इनको ऐड करेंगे तो इतना बड़ा नंबर तो नहीं बनेगा। तो अगर आपको दिख रहा होगा कभी भी आपको ऐसा आए कि जो नंबर्स है उनसे अगर एक बड़ा नंबर बन रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया। ये हमेशा ध्यान रखना कि छोटे नंबर से अगर बड़ा नंबर बन रहा है तो वहाँ पर मल्टीप्लाई यूज़ किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इनमें हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सब में। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये बन जाएगा आपका, देखो 5 4 जा 20 और 8 9 जा क्या हो जाएगा 72, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1440 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई करके आ रहा है। और दोस्तों जो वाइड है इसको भी हम देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वाइड W जो होता है इसका होता है 23, और जो I का होता है 9, D का होता है 4, E का होता है 5। दोस्तों अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आएगा हमारा कितना आएगा, ये आएगा 4140। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको अल्फ़ाबेट जो हैं उनके सारे नंबर्स याद करने हैं, उनके क्रमांक याद करने हैं। जैसे मुझे ये इजीली याद हो गए हैं तो आपको भी ये इजीली याद हो जाने चाहिए बिल्कुल फटाक से। जैसे ही कोई भी अल्फ़ाबेट आएगा तो आपको उसका नंबरिंग पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरन द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेरन द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो जो वेरन द्वीप है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, तो इसके लिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। और दोस्तों इससे आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये क्वेश्चन बनता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वह है वेरन द्वीप, और कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्थल या स्मारक सर्वप्रथम यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि सर्वप्रथम किसको शामिल किया गया था, तो सर्वप्रथम शामिल किया गया था आगरा किला को, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जनजाति में उरारी शब्द का अर्थ तलाक होता है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उरारी शब्द का जो अर्थ होता है वह तलाक होता है, तो यह होता है थारू जनजाति में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मरणों उपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मरणों उपरांत भारत रत्न की जो उपाधि पाई थी वह कौन थे, तो वह थे लाल बहादुर शास्त्री, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस भारतीय समाचार पत्र के पाठक सर्वाधिक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि किस भारतीय समाचार पत्र के पाठक जो है सर्वाधिक हैं। तो दोस्तों दैनिक जागरण के जो पाठक है सबसे ज़्यादा हैं, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम में डायरेक्ट बन सकता है। और दोस्तों मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर इस प्रैक्टिस सेट में कितना रहा। दोस्तों किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, बट आपको स्कोर ज़रूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन करती है वह कौन सी एजेंसी है, आपसे ये पूछा गया है। दोस्तों इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वह एजेंसी है CSO, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो पूर्ण रूप है वह है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, पूर्ण नाम भी कभी कभी आ जाता है, तो आपको दोनों ध्यान में रखना है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी हमारे जो वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं वह सब आपको याद करने हैं, क्योंकि कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों इस क्वेश्चन को यहीं पर याद कर लो, एग्जाम में बिल्कुल आएगा। तो 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे KC पंत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंपनी एक महारत्न है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी हमारे महारत्न कंपनी है वो सब आपको याद करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ऑप्शन डी BHEL, यह जो है महारत्न कंपनी है और इसका जो पूर्ण नाम है वह है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो आपको ध्यान में रखना है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तो यह जो है महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण संबंधित होता है। तो दोस्तों जो स्वर्ण है वह किससे संबंधित होता है, आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों जो स्वर्ण है वह राष्ट्रीय बाजार से संबंधित नहीं होता है, स्थानीय बाजार से भी नहीं होता है और प्रादेशिक बाजार से भी नहीं होता है, यह होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन निष्कासन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान में रख लो, एग्जाम में जरूर बनेगा। तो धन निष्कासन सिद्धांत के प्रतिपादक थे वो थे दादा भाई नौरोजी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आ चुका है, कनिष्ठ सागर वीडियो में यह आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है। तो दोस्तों जो भी हमारे अप्रत्यक्ष कर हैं और प्रत्यक्ष कर हैं, तो ये सब आपको याद में होनी चाहिए। तो इसमें से जो है आयकर, ये है प्रत्यक्ष कर है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है, तो यह है राजस्थान में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुत सारे मेरे दोस्त यह बोलते हैं कि सर इसकी आंसर की कहाँ है। तो दोस्तों इसकी आंसर की नहीं है, आपको वीडियो मिल रही है पूरे सॉल्यूशन के साथ, तो आपको सबसे पहले वीडियो देखनी है, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट करना, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। दोस्तों मैं यहाँ पर जो आंसर है उसको अच्छे से समझा रहा हूँ, तो आपको उससे जो फैक्ट बनते हैं और वो भी ध्यान में रखने हैं, क्योंकि वो भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान राज्य में स्थित है। दोस्तों जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तो आपको सारे जो हैं वो ध्यान में रखने हैं। तो दोस्तों जो देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है यह है असम में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि कौन सा बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 24 है यह बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, और जो पॉलिटी के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनते हैं, 4 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हस्ताक्षर किया था 284 लोग ने, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के जनसंख्या के इतिहास में जननांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है। तो दोस्तों जो जननांकीय विभाजन वर्ष था वह था 1921 में। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है। मतलब जो विश्व की जो कुल जनसंख्या है ना, उसमें जो भारत की जनसंख्या कितना है, मतलब कितना परसेंट है, तो दोस्तों यह है 17.5%। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है, तो यह है गुजरात। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन है कि कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, आपसे पूछा है कि नहीं गुजरती है। म्यांमार से यह गुजरती है और बांग्लादेश से भी यह गुजरती है, परंतु जो पाकिस्तान है और नेपाल है, यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और सी। थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन गलत दिए हैं, ए और सी जो है यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो ये हो जाएगा ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में किससे एक से बना होता है। तो दोस्तों जो पृथ्वी ग्रह की जो संरचना है, उसमें जो क्रोड है वह किससे बना होता है। दोस्तों यह बना होता है सिलिकॉन से, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि यह आपके आगामी एग्जाम में बनेगा। तो दोस्तों जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 पूछा गया आपसे, ठीक है, तो यह सम्मानित किया गया था रजनीकांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप उत्पत्ति का मूल स्थान कहलाता है। तो दोस्तों मूल स्थान मतलब जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, तो दोस्तों उसे कहते हैं फोकस। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, सुमिलित नहीं है घास के मैदान। तो दोस्तों यहाँ पर बता रखा है कि कौन से घास के मैदान सुमिलित नहीं है। तो दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है, बिल्कुल सही है। न्यूजीलैंड में घास के मैदान को कैंटरबरी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और जो वेनेजुएला में घास के मैदानों को लानोस कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। परंतु जो ऑप्शन डी है, ब्राज़ील में घास के मैदानों को पार्कलैंड कहा जाता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ब्राज़ील में घास के मैदानों को कैंपोस कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कैंपोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी जो वन होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। तो उनको जाना जाता है टैगा नाम से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश, तो दोस्तों यह है कजाकिस्तान। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मुगल बादशाह थे उसने किसे नवाब की पदवी दी थी। तो यह दी थी डुप्ले को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी। तो दोस्तों जो एनी बेसेंट थी, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वह प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो ये आपसे पूछा जाता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन थी, तो वह थी एनी बेसेंट। यहाँ से एक फैक्ट और आपको ध्यान में रखना है, तो यह अध्यक्ष बनी थी 1917 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कौन सा अधिवेशन था ये भी पूछा जाता है, तो यह था कलकत्ता अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है महादेव गोविंद रनाडे को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। 39वां क्वेश्चन है दोस्तों, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया, जहां से कई वर्ष के बाद नज़रबंदी की हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि जो औरंगजेब थे उन्होंने अपने पिता को उनके अंतिम दिनों में कैद कर लिया था। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि कौन से किले में उन्होंने कैद किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो दोस्तों उन्होंने आगरा के किले में उन्हें कैद किया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, तो इनकी जो राजधानी थी वह थी लाहौर। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। और इन्होंने ही जो कुतुब मीनार है
उसकी नींव रखी थी। पूर्ण निर्माण नहीं करा था, सिर्फ क्या करी थी, नींव रखी थी। और जो राजधानी दिल्ली कौन लाया था, तो वो थे इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश जो थे लाहौर से राजधानी कहाँ ले गए, दिल्ली ले गए। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरीके से पूछा गया है तो आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यह है गुप्त काल की, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। तो दोस्तों जो कनिष्क का शासन था उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वह थी चतुर्थ बौद्ध संधि थी। तो उसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसे कहते हैं गांधार कली। दोस्तों जो गांधार कली है वह ग्रीक और यूनानी शैली का सम्मिश्रण है। दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन हैं वह सब आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पुनरुत्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विशेषण चुनिए। तो दोस्तों इसमें से हमें बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण मतलब जो दूसरों की विशेषता बताते हैं। तो दोस्तों जो पहला है ऑप्शन ए, मिठास। तो मिठास जो है वो विशेषण नहीं है। जो भलाई, भलाई भी क्या है, विशेषण नहीं है। और जो स्वयं है ये भी विशेषण नहीं है। परंतु जो ऑप्शन डी है, खट्टा, यह विशेषण है। जैसे हम बोल सकते हैं कि वह फल खट्टा है, मतलब उसकी विशेषता है, जो फल है वह खट्टा है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पक का विलोम शब्द है। तो दोस्तों जो अल्पक का विलोम होगा वह होगा सर्वग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों जो मैंने 60 विलोम शब्द आपको पढ़ाए थे उसी में से यह विलोम शब्द आया है। अगर जिसने वह वीडियो नहीं देखी प्लीज़ जाके ज़रूर देखें, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा शब्द भिन्न है। ठीक है, तो पहला है मृगेंद्र, ऑप्शन सी है व्याघ्र, और जो ऑप्शन डी है वो है मृगराज। तो दोस्तों जो यह तीन ऑप्शन है, ठीक है, यह किसके हैं, सिंह के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यह सिंह के पर्यायवाची हैं। परंतु जो ऑप्शन बी है तुरंग, तुरंग किसका होता है, घोड़ा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो यह घोड़ा का पर्यायवाची होता है, तो इसलिए यह क्या है, भिन्न है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी को चुनिए। तो दोस्तों इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी से हमेशा एक प्रश्न बनता है, तो आपको अच्छे से वो पढ़ने हैं। दोस्तों पहला है दिनांक। तो दिनांक यहाँ पर गलत लिखा है, क्योंकि जो दिनांक होता है उसमें अंक की बिंदु आती है। ठीक है, चंद्रमा नहीं आती है। और यहाँ पर जो गुंजन है, ठीक है, गुंजन भी गलत लिखा है, क्योंकि गुंजन में जो होती है छोटे ऊ की मात्रा आती है। ठीक है, परंतु जो डी है, डी क्या है, डी भी गलत लिखा है, क्योंकि डी में जो होता है चंद्र बिंदु आता है। ठीक है, परंतु जो ऑप्शन सी है महंगा, महंगा बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह शब्द है। तो दोस्तों जो उत्साह शब्द है, तो उत्साह जो है वह तत्सम शब्द है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसका जो तद्भव रूप होता है वो होता है उत्साह। क्या होता है, उत्साह होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दोस्तों यशोदा का सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, संधि विच्छेद कर लेंगे। तो यशोदा का होगा यश, इस पर अंकी बिंदु आएगी, प्लस होगा दा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें है विसर्ग संधि। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किए गए उपकारों को मानता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ। तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न दिए गए शब्दों में से किनमें कर्मधारय समास है। तो दोस्तों इनमें से जो है ऑप्शन ए देहलता, देहलता में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश में दिनांक कहाँ अंकित की जाती है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो ज्ञापन वाले, आदेश, पत्र, इनको आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो इसमें जो दिनांक अंकित की जाती है वह की जाती है पत्र के सबसे ऊपर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। जो पत्र होता है उसके सबसे ऊपर टॉप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक पत्रों में पत्र संख्या लिखी जाती है। दोस्तों
क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि व्यापारिक पत्र हैं उसमें पत्र संख्या कहाँ लिखी जाती है, तो यह लिखी जाती है पत्र के शुरू में दाएं ओर, जो पत्र के मतलब स्टार्टिंग में ही कहाँ पर लिखी जाती है, राइट साइड दाईं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरों के हित में अपने आप को संकट में डालने के लिए एक शब्द। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दूसरों के हित में मतलब दूसरों के हित के लिए अपने आप को जो संकट में डाल देता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आत्मोत्सर्ग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किनको किन्हें में कौन सा सर्वनाम है, किनको और किन्हें में। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किनको देना है, ठीक है, किन्हें देना है, तो यहाँ पर एक प्रश्न का बोध हो रहा है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आप ऐसे ही वाक्य प्रयोग करके ही इनका पता लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय कौन सी संज्ञा है, तो दोस्तों जो गाय है यह एक जातिवाचक संज्ञा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98वां पपीता कौन सा शब्द है, तो दोस्तों जो पपीता है वह पुर्तगाली शब्द है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों जो तत्सम तद्भव और पुर्तगाली शब्द अरबी, तुर्की, फारसी, अंग्रेजी ये सब आपको ध्यान में रखने हैं, यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है के लिए एक शब्द होगा, तो दोस्तों जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है उसे कहते हैं लब्ध प्रतिष्ठी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी लब्ध प्रतिष्ठी। प्रतिष्ठित मत कर देना, बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसका हो जाएगा लब्ध प्रतिष्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण पढ़ी गई में कौन सा वाच्य है, तो दोस्तों यहाँ पर रामायण पढ़ी गई तो इसमें जो है कर्म वाच्य है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा शेखर जोशी की कौन सी कहानी पर फिल्म का निर्माण हुआ। दोस्तों साहित्य का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा शेखर जोशी की कौन सी कहानी पर फिल्म का जो निर्माण हुआ है, मतलब उस पर फिल्म भी बनी है, तो दोस्तों जो ऑप्शन डी है दैजू, दैजू पे क्या हुआ, फिल्म का निर्माण भी हुआ है, तो इसलिए रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेवी वर्मा को पद्म भूषण सम्मान कब दिया गया, दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि महादेवी वर्मा जी को पद्म भूषण कब दिया गया था, तो यह दिया गया था 1956 में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है किस कवि को महापंडित कहा जाता है, दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बेसिक सा क्वेश्चन है कि किसको महापंडित कहा जाता है, तो यह कहा जाता है राहुल संकृत्यान को, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खो नदी के किनारे बसा शहर है, दोस्तों बेसिक सा क्वेश्चन है कि खो नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो कोटद्वार जो है खो नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पवार शासक ने नाप तोल की पद्धति पाथा का प्रचलन कराया था, दोस्तों बेसिक सा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो दोस्तों जो अजय पाल था उसने क्या किया था, पाथा का प्रचलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसूरी लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई, दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मसूरी में लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी, तो यह की गई थी 1843 में, बिल्कुल सही है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलकंठ मंदिर पौड़ी जबकि नीलकंठ पर्वत है, तो दोस्तों जो नीलकंठ मंदिर है वो तो पौड़ी में है, आपको यहाँ से ये भी ध्यान में रखना है, परंतु जो नीलकंठ पर्वत है यह कहाँ है, तो जो नीलकंठ पर्वत है वह है चमोली में, बिल्कुल सही है, इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लठ भराव भोज कौन सी जनजाति में प्रचलित है, दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लठ भराव भोज कौन सी जनजाति में प्रचलित है, तो यह है थारू जनजाति में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा कौसानी स्थित स्वराज भवन का शिलान्यास कब किया गया, तो दोस्तों जो गांधी जी द्वारा कौसानी में स्थित है स्वराज भवन, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और बन गया कि स्वराज भवन कहाँ पर है, तो वह कौसानी में है, और गांधी जी ने इसका शिलान्यास कब किया था, तो वह किया था 1929 में, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम निसंतान थे, श्याम शाह बोला गया है कि श्याम शाह निसंतान थे, इसलिए इनकी मृत्यु के बाद इनके चाचा गद्दी पर बैठे उनका नाम था, तो दोस्तों काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, तो उनका नाम था महिपति शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीनदयाल विश्वविद्यालय वर्तमान किस नाम से जाना जाता है, दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दीनदयाल विश्वविद्यालय का वर्तमान में नाम क्या है, तो उनका नाम है श्री देव सुमन विश्वविद्यालय कर दिया गया है, तो इसका हो जाएगा
ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊखी मठ का नाम किसके नाम पर पड़ा। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ऊखी मठ है उसका नाम किसके नाम पे पड़ा, तो यह पड़ा था ऊषा जी के, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी रियासत में प्रथम बार जनगणना की गई। तो दोस्तों टिहरी रियासत में जो प्रथम बार जनगणना की गई थी वह की गई थी 1921 में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। और किसके समय हुई थी, नरेंद्र शाह के समय हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है किसके टाइम पे हुई थी, नरेंद्र शाह के टाइम पे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगाड़े खामोश हैं के रचनाकार हैं। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नगाड़े खामोश हैं इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं गिरदा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान किसने की थी। तो निम्नलिखित में से बताना है कि किसने भूमि दान की थी बद्रीनाथ मंदिर के लिए। तो दोस्तों पद्मदेव है, इसी ने ही क्या किया था, भूमि दान की थी, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। 76वां क्वेश्चन है उत्तराखंड का कौन सा नृत्य देवर भाभी के प्रेम के आधार पर गीतमय नृत्य है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा नृत्य देवर भाभी के प्रेम के आधार पर गीतमय नृत्य है। दोस्तों यह है बौ सरेला, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है चंद वंश के समय प्रसिद्ध कारावास सीराकोट कहाँ स्थित था। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चंद वंश के समय जो सीराकोट था कारावास था, तो ये कहाँ था, तो यह था डीडी हाट में, जो वर्तमान डीडी हाट है वहाँ पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं का स्वर्णकाल किस कमीशन के काल को कहा जाता है। दोस्तों बेसिक सा क्वेश्चन है कि जो कुमाऊं का स्वर्णकाल है वह किस कमिश्नर के काल को कहा जाता है। तो दोस्तों जो रैमजे का काल था वह बहुत अच्छा था, तो इसलिए ही इसे क्या कहा जाता है, कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट है मंगलेश डंगवाल का संबंध किससे है। दोस्तों मंगलेश डबराल नहीं है, डंगवाल पूछा गया है, ठीक है आपसे, तो मंगलेश डंगवाल का संबंध है गायक से, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटरमैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो दोस्तों वाटरमैन ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है सचिदानंद भारती को, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना और दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि मैं आपके लिए पुलिस कांस्टेबल तक 25 प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। दोस्तों अगर एग्ज़ाम थोड़े से देर में होते हैं तो 25 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट भी आएंगे। तो दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि एक प्रैक्टिस सेट में 100 प्रश्न हैं और हम यहाँ से 25 प्रैक्टिस सेट तो करेंगे, तो यहाँ पर कितने हो गए टोटल 2500, ठीक है, मतलब 2500 प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो दोस्तों 2500 प्रश्नों में से आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न एग्ज़ाम में बनेंगे, क्योंकि 100 प्रश्न आने हैं और हम यहाँ पर 2500 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप दोबारा रिपीट करके देखिए, जब तक कि आपको वह याद नहीं हो जाता। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी अभ्यर्थियों को इससे फ़ायदा मिले और मैं आपके लिए और प्रैक्टिस सेट लाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाटकोट का किला कहाँ स्थित है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाटकोट का किला कहाँ स्थित है, तो यह है पिथौरागढ़ में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चंद राजा ने औरंगजेब को अनेक पर्वतीय पक्षियों का उपहार स्वरूप दिया था। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि औरंगजेब को अनेक पर्वतीय पक्षियों का उपहार स्वरूप दिया था, तो यह दिया था बाज बहादुर चंद ने, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दानपुर शिल्पकला विकास समिति कहाँ स्थित है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दानपुर शिल्पकला विकास समिति, तो यह स्थित है बागेश्वर में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। बिल्कुल सही है, आपके एग्जाम में ये प्रश्न जरूर बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्सर और हरिद्वार रेलवे जंक्शन को कब जोड़ा गया, तो यह जोड़ा गया था 1896 में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंधौर वन्यजीव बिहार का गठन किया गया। दोस्तों काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, तो यह किया गया था 2012 में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किन्हें 2021 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि 2020 का पद्मश्री सम्मान था, परंतु उसे दिया कब, 2021 में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो प्रेमचंद शर्मा थे उनको भी दिया गया है और जो डॉक्टर भूपेंद्र कुमार संजय थे इनको भी दिया गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और बी दोनों को दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुखिया हैं। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड इंटेलिजेंस जो ब्यूरो है उसके मुखिया कौन हैं। तो जो उसके मुखिया हैं वो हैं संजय गुंजियाल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है शेर का डांडे नैनीताल पर राजकीय वेधशाला का निर्माण कब किया गया है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि नैनीताल में राजकीय वेधशाला का निर्माण कब किया गया था। तो यह किया गया था 1955 में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवार काल में ग्रामीण करों को एकत्रित कर थोकदारों को भेजता था। ठीक है दोस्तों, पवार काल में पूछा गया है ग्रामीण जो कर थे उनको इकट्ठा करके जो थोकदार को भेजता था उसे कहते थे प्रधान। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया था। दोस्तों नायक बालिका रक्षा कानून तो यह किया गया था 1929 में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष डी डी पंत का निजी पेशा क्या था। दोस्तों जो उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष हैं डी डी पंत, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इनका निजी पेशा क्या है। तो इनका निजी जो पेशा है वो है शिक्षाविद। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के सबसे तीव्रता का भूकंप जिसकी तीव्रता 9 रिएक्टर थी कब आया था। दोस्तों आपसे डेट पूछी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड में जो सबसे तीव्रता का भूकंप आया था इसकी डेट क्या थी। तो यह आया था 1 सितंबर 1803 को। तो बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच का दर्रा नहीं है। तो पिथौरागढ़ और तिब्बत के जो बीच स्थित नहीं है। ऊटा जयंती भी उसके बीच स्थित है, लिपू लेक भी है और नवी धुरा भी है, परंतु जो लातू धुरा है यह उसके बीच स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्यप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सूर्यप्रयाग है वह किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। दोस्तों यह है मंदाकिनी और लस्सर। तो मंदाकिनी और लस्सर के बीच सूर्यप्रयाग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों जो विकल्प पत्रिका था उसका प्रकाशन किया था शैलेश मटियानी ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमगंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। तो दोस्तों जो हिमगंगा के नाम से पुष्पावती नदी को जाना जाता है जो हमारी फूलों की घाटी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैथी गिरथी और कामता किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों जो जैंथी है, गिरथी है और कामता जो है यह पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन उत्तराखंड का पूर्ण आंतरिक जिला नहीं है। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि कौन पूर्ण आंतरिक जिला नहीं है। दोस्तों जो बागेश्वर है पूर्ण आंतरिक जिला है, टिहरी भी पूर्ण आंतरिक है और रुद्रप्रयाग भी पूर्ण आंतरिक जिला है। ठीक है, परंतु जो चंपावत है यह पूर्ण आंतरिक जिला नहीं है क्योंकि इसकी सीमा जो है वह नेपाल से मिलती है। जिसको नहीं पता कि पूर्ण आंतरिक जिला क्या होता है तो ध्यान से सुने। पूर्ण आंतरिक जिला मतलब होता है कि उसकी सीमा किसी राज्य से या देश से नहीं मिलती है, वह उत्तराखंड का आंतरिक जिला है, उसकी सीमा जो है वह जिलों से मिलती है। तो ऐसे 4 हैं, बागेश्वर है, टिहरी है, रुद्रप्रयाग है और आपका अल्मोड़ा है। यह सब क्या है पूर्ण आंतरिक जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलदस्त तवारीख को टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो के एग्जाम में ये प्रश्न बना था। गुलदस्त तवारीख को टिहरी गढ़वाल जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है मियाँ प्रेम सिंह। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है वन आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला। दोस्तों क्या पूछा गया आपसे कि वन आंदोलन के दौरान, तो वन आंदोलन के दौरान जो गई थी वो थी दुर्गा देवी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट भी ज़रूर करें। आप कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि ऐसे ही 25 प्रैक्टिस सेट आएंगे। और दोस्तों आपको वीडियो में अगर कोई भी कमी लगती है तो आप प्लीज़ ज़रूर बताएं, उसमें हम क्या करेंगे उसको इम्प्रूव करेंगे ताकि आपको और बेहतर वीडियो मिल सके। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।